नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत अपनी हिंदी की क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मेरे संग की औरतें जो कि मृदुला गर्ग जी के द्वारा लिखित यह उपन्यास है। और अब हम लोग इस उपन्यास में जो है यह पढ़ेंगे। अब हम लोग इस उपन्यास में इसके 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। तो लेखिका मृदुला गर्ग जी कहती हैं कि हम चार लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ा। खैर, मैं अपनी नहीं उन देवियों की बात करना चाहती हूँ जो परदाती की मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा कि कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर पर रेणु का आलम यह था कि वह गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी से और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिताजी कभी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे आ रही है तो पसीने से तरबतर खरामा खरामा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसके जनरल मिथैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल पर सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। मुझसे पहले समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। इस तरह से हमने तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। इसके बाद लेखिका इस पैराग्राफ में अपनी बहनों के विषय में बताती हैं। वो कहती हैं कि परदादी के मन्नत के फलस्वरूप हमारी जिन देवियों का अवतार इस धरती पर हुआ, वो क्रम से उनके विषय में बताती हैं। तो सबसे पहले वह रेणु और अचला के विषय में बताती हैं कि जो चौथे नंबर की थी अचला, उनका आलम यह था कि वह भयंकर गर्मी के दोपहर में भी जो है स्कूल से पैदल ही घर आती थी, जबकि छोटी बहन भी उन्हीं के साथ अचला जाती थी। वह गाड़ी में बैठकर आती थी, लेकिन रेणु पैदल ही पसीने से तरबतर होकर के घर पहुंचती थी, क्योंकि उसका मानना था कि थोड़ी दूर बस से जाने पर वह जो है सामंतों की तरह, शहंशाहों की तरह नहीं जाना चाहती है। और यह देख करके माँ तो कुछ नहीं बोलती थी, माँ तो हमेशा उदासीन रहती थी इन सारी चीज़ों से, परंतु पिताजी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी और वो भी गुनगुनाते रहते थे। इसके बाद फिर अगले पैराग्राफ में लेखिका ने यह बताया है कि पिताजी ने कहा कि नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद को। आखिर उन्होंने उसी कुत्र का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता है। उन्होंने कहा बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए तो कर लिया सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से 2 कदम आगे थी। गनीमत यह थी कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती थी। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है कि नहीं चाहिए, मैं तो नहाती नहीं हूँ। इस तरह से लेखिका अपनी बहन
रेणु के विषय में बताती है कि एक बार पिताजी ने उससे कहा कि तुम बीए कर लो। तो रेणु ने कहा कि बीए करने से क्या फ़ायदा है जो है। तो लोग उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वह नहीं मानती है। तो अंत में लोग ये कहते हैं कि तुम पिताजी से पूछ लो। पिताजी ने कहा कि अगर तुम बीए कर लोगी तो तुम नौकरी कर पाओगी, नौकरी कर पाओगे तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। इस तरह से उन्होंने कई प्रकार के जो है पढ़ाई के लाभ बताए। लेकिन रेणु जो है वह इस तर्क को मानने को तैयार नहीं हुई। तो उसके पिताजी ने कहा कि मैं कह रहा हूँ ना बीए करो तो बीए करो। तो इस तरह से पिता जी के कहने पर उसने बीए कर लिया और पास होने तक के ही नंबर ले आए। और वह जो है जो एक बार कह देती थी उसी पे अडिग रहती थी। और वह अगर किसी से, चूँकि सबसे बड़ी बात यह थी कि वह सच बोलने में माँ से भी 2 कदम आगे थी। तो वह अगर किसी से सच भी बोलती थी तो लोग उसे मजाक मान करके हंसी में उसे टाल देते थे। तो इस तरह से लेखिका जो है अपनी बहन रेणु के विषय में बताती है। अगला पैराग्राफ है कि तीसरे नंबर पर चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तहान में उसके नंबर कम और उसके शागिर्दों मतलब जिसको वो पढ़ाती थी उसके ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती हैं करके रहती हैं। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आते क्यों, उसने कहा मैंने पहली बार मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में एहतियात डाल दिया। हम में सब इसके बाद फिर वह लेखिका मृदुला गर्ग अपनी तीसरे नंबर की बहन चित्रा के विषय में बताती हैं कि वह कॉलेज तो पढ़ने जाती थी लेकिन खुद कम अपनी पढ़ाई करती थी। दूसरों को पढ़ाने में उन्हें ज़्यादा मज़ा आता था तो वो दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। और यही वजह था कि जब एग्ज़ाम होता है, जब इम्तहान होता है तो उनके नंबर कम आते थे और ये जिसे पढ़ाती थी उनके नंबर ज़्यादा आते थे। एक बार शादी का जब अवसर आया इनके लिए और तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पहली ही नज़र में लड़के को देखकर उसे पसंद कर लिया और यह ऐलान कर दिया कि यदि मैं विवाह करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूंगी। और लेखिका के इस बात से लड़का भी वाकिफ था, इसलिए वह लेखिका के कहने पर तुरंत तैयार हो जाता है। इसके बाद फिर अगला पैराग्राफ है जिसमें मृदुला गर्ग जी अपनी छोटी बहन अचला के विषय में बताती हैं। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ी। पिताजी ने कहा पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिताजी की पसंद से शादी भी कर ली और उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लेखन का रोग लग गया। इसके बाद लेखिका अपनी छोटी बहन अचला के विषय में बताती है कि अचला ने पिता की बात मान करके उन्होंने अर्थशास्त्र से एमए किया और उसके बाद फिर उन्होंने पत्रकारिता के काम को किया। उन्होंने ढंग से पढ़ाई की, परीक्षा भी पास की और पिताजी की इच्छा के अनुसार उन्होंने शादी भी कर ली। लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक जो है आगे के लीक पर नहीं चल पाई। 30 वर्ष की उम्र में मंजुल भगत और मेरी तरह मतलब मृदुला गर्ग की तरह अचला भी लेखन का कार्य करने लग गई। इसके बाद फिर लेखिका आगे बताती है, वहाँ तक जो है लेखिका कहती है कि एक बात हम में सी एक रही, घर बार के परंपरागत तरीकों से हमने भले ना चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हूँ या कगार तोड़ डूबी नहीं।
शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सभी विश्वास करती थी कि होगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। इसके बाद लेखिका बताती है कि इस तरह से हम लोगों ने परंपरागत तरीके से कार्य किया, हम लोगों ने जिसके साथ विवाह किया पूरी ज़िंदगी उसी के साथ हमने निभाने का प्रयास किया। आज़ादी का मतलब जो है मर्द बदलने से नहीं होता है, आज़ादी का मज़ा घर के अंदर भी रह कर के लिया जा सकता है। फिर अगला पैराग्राफ है जिसमें लेखिका मृदुला गर्ग जी अपने विषय में बताती हैं कि शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे कस्बे में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते, मतलब अलग अलग सीट पर बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र में पहुंच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप में दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। इस पूरे पैराग्राफ में लेखिका ने यह बताया है कि जब लेखिका की शादी हो जाती है तो वह शादी के बाद अपने पति के साथ बिहार के एक छोटे से गांव डालमिया नगर में आती है। वहां पर वह देखती है कि पति पत्नी तो पिक्चर देखने साथ जाते थे, लेकिन वो साथ बैठते नहीं थे, अपितु वो अलग अलग सीट पर बैठते थे और दूसरे मर्दों के साथ तो बिल्कुल बात करने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। तो लेखिका ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में आप अपने पति पत्नी के साथ बैठ के देखिए, आप लोग अलग अलग मत बैठिए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि पराए मर्दों से भी बात करने में हमें किसी भी प्रकार की हिचक नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो है वह लोगों को समझाती हैं और अगले 4 वर्षों तक उन्होंने इसी तरह से कई नाटक किए और अकाल राहत कोष में उन्होंने इसी के माध्यम से पैसे भी जमा करवाए। इसके बाद फिर ये बागलकोट आ जाती हैं। तब तक लेखिका को 2 संतानें उत्पन्न हो चुकी होती हैं और जो कि स्कूल जाने की उम्र में पहुंच चुके होते हैं। इसलिए लेखिका उनके दाखिले के लिए इधर उधर स्कूल खोजती है, लेकिन उसे वहाँ पर कहीं कोई ढंग का स्कूल नहीं मिलता है। तो वह जो है कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त करती है कि वह जो है कि वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से वह कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। तो इस पर जो है वहाँ से यह सूचना मिलती है कि स्कूल तो खुल जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह होगी कि अगले 100 वर्षों तक स्कूल चलता रहे। इस पर लेखिका को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि स्कूल की छोड़िए, मनुष्य के जीवन का भी कोई जो है वो भरोसा नहीं है कि वह अगले 100 वर्ष तक ही चले। तो इसके बाद लेखिका फिर आगे बताती हैं कि वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुद का लाख शुक्र है बच्चों के ना पढ़। उसने कहा कि स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, जगह जगह पानी से लबालब करते हुए सुनसान शहर से निचाट अकेले
अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते हुए अजाना, सच अकेले ही मज़ा कुछ और है। इसके बाद लेखिका बताती है कि जीवन में लाख मुश्किलें परेशानियां भरे आए, लेकिन हमें मुश्किलों और परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। हमें साहस से काम करना चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इस तरह से व्यक्ति अगर निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है तो उसे एक दिन मंजिल अवश्य मिल जाती है। और यही वजह है कि लेखिका मृदुला गर्ग एक दिन अपना एक स्कूल खोलने में सफल होती हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपने मेरे संग की औरतें नामक पाठ के 5वें भाग का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। जय हिंदी।